हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीएमए और सीए फाउंडेशन के स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट है उसमें एक पार्ट है स्टैटिस्टिक्स, उसके मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। तो हम सीएमए और सीए फाउंडेशन के मॉड्यूल में जो भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जो सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए सभी को पार्ट वाइज कवर करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। एमसीक्यू क्वेश्चन के थ्रू हम कंसेप्ट को क्या करते रहेंगे, बिल्ड करते रहेंगे। तो क्या कहा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोजिशनल एवरेज। तो बात कर लेते हैं कि पोजिशनल एवरेज के अलावा भी कोई एवरेज होता है। तो यस, बिल्कुल, अगर आप एवरेज की बात करेंगे तो दो एवरेज होते हैं। एक मैथमेटिकल एवरेज होता है जिसको मैं लिखता हूँ एम ए, और दूसरा क्या होता है, पोजिशनल एवरेज होता है जिसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर पी ए। मैथमेटिकल एवरेज एम ए मतलब क्या होता है, मैथमेटिकल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज में आपको तीन एवरेजेस मिलेंगे आपके, जिसको बोलते हैं एरिथमेटिक मीन, या सिंपली मीन कहा जाता है, हार्मोनिक मीन एच एम, और ज्योमेट्रिक मीन जी एम। ये क्या होते हैं, आपके मैथमेटिकल मीन होते हैं। तो पोजिशनल मीन या पोजिशनल एवरेजेस कौन से होते हैं, तो आपके होता है मीडियन, याद रख लेना ये मीडियन आपका क्या होता है, पोजिशनल एवरेज होता है। और मोड क्या होता है, आपका पोजिशनल एवरेज होता है। तो ये याद रख लेना, मीडियन और मोड आपके पोजिशनल एवरेज होते हैं। तो यहाँ पर मीडियम तो है नहीं, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मोड होगा। तो चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल है। बिकॉज ऑफ हैवी रेन ऑन संडे, संडे को हैवी रेन होने की वजह से एवरेज रेनफॉल ऑफ द सिटी फॉर द वीक, वीक मतलब यहाँ पर 7 डेज, वीक इंक्रीज टू 0.6 फ्रॉम 0.3। मतलब पहले संडे, अगर संडे को काउंट ना करें, मतलब 6 दिन काउंट करें, मंडे टू सैटरडे, अगर 6 दिन काउंट करें तो 6 दिन में रेनफॉल की एवरेज कितनी थी, 0.6। पर संडे को हैवी रेनफॉल हुई जिसकी वजह से पूरे वीक का जो रेनफॉल हो गया वो कितना हो गया, 0.6 हो गया। तो जिसकी वजह से संडे को रेनफॉल कितना होगा ये बताना है। तो एकदम सिंपल से पहले हम कंसेप्ट वाइज जाते हैं, ओके, मैथमेटिकली डिस्कस करते हैं कि ये कंसेप्ट कैसे बनी है। तो सबसे पहले ध्यान से समझिए, मीन का फॉर्मूला क्या होता है। मीन का फॉर्मूला हम सभी ने पढ़ा है, एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स होल डिवाइड बाय एन। तो यहाँ पर देखिए, अगर पहले हम पहले 6 दिन की बात करें, सिर्फ 6 दिन की बात करें, तो एन कितना है, 6, और 6 दिन में हमारा मीन कितना था, 0.3। तो 0.3 इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइड बाय 6। तो क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा, समेशन एक्स इक्वल टू 0.3 इंटू 6, 1.8। ये जो समेशन एक्स मिल रहा है, ये 6 दिन का जो रेनफॉल था ना, उसका 6 दिन में कितना रेनफॉल हुआ उसका सम है। पर क्या हुआ, संडे को रेनफॉल हुआ जिसकी वजह से क्या हो गया, आपका पूरा वीक का मीन चेंज हो गया। तो संडे को हम सपोज कर लेते हैं, संडे का जो रेनफॉल है वो एक्स है, संडे का जो रेनफॉल है वो क्या है आपका, एक्स है, संडे का रेनफॉल। तो अब क्या हो जाएगा, अब मीन क्या हो जाएगा, अब मीन का फॉर्मूला तो वही रहने वाला है, मीन का फॉर्मूला वही रहेगा, समेशन एक्स डिवाइड बाय एन। तो समेशन एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंक्लूडिंग संडे कितना रेनफॉल हुआ है। तो अपने को पता है मंडे टू सैटरडे 1.8 रेनफॉल हुआ है, और उसमें संडे का जो रेनफॉल है एक्स या वाई या ए जो भी है आपने ऐड कर लिया, डिवाइड बाय, अगर मंडे से संडे काउंट कर रहा हूं तो अभी 7 डेज हो रहे हैं, पहले 6 डेज था। अब ये आपका मीन कितना हो गया, 0.6 हो गया। मतलब यहाँ पर क्या आएगा, 0.6 इंटू 7, 4.2 इक्वल टू 1.8 प्लस एक्स। अगर ये ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4.2 माइनस 1.8। अगर 4.2 माइनस 1.8 करेंगे तो आई थिंक 2.4 मिलेगा आपको, यस और नो, यस 2.4 आएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.4 इंच, ए इज अ करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको क्लियर है। अगर शॉर्टकट करना है तो आपको क्या करना है, आप सपोज कर लो जो प्रीवियस केस था, ओके, उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n1 थे और प्रीवियस केस का जो मीन था x1 बार था, और न्यू जो है आपका n2 है, और उसका जो मीडियन है वो क्या, सॉरी मीडियन नहीं, मीन जो है वो x2 बार है। क्लियर। तो फर्स्ट केस में आपको क्या मिलने वाला है, फर्स्ट केस में आपको मिलने वाला है n1 6 इंटू 0.3, और यहाँ पर n2 कितना है आपका, n2 है आपका 7 डेज है, और यहाँ पर x2 बार कितना है,
0.6। अब क्या करो, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, बस ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया 2 तो आई होप ये क्लियर है। 1 डेज का गैप था इसलिए ये फॉर्मूला इजीली काम कर जाएगा इसके ऊपर। चलिए अब बात करते हैं, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है? तो डेटा तो हमारे पास 3 तरह के होते हैं, कंसेप्ट बिल्ड कर लेते हैं। डेटा कितने तरह के होते हैं? एक क्या होता है, इंडिविजुअल सीरीज होता है, या जिसको हम रॉ डेटा बोलते हैं। इंडिविजुअल सीरीज होता है, या जिसको हम रॉ डेटा बोलते हैं, जहां पर डेटा कुछ इस तरह से दिया होता है, x1, x2, x3। ये तो मैं वेरिएबल के थ्रू बता रहा हूँ, एक्सएन इस तरह से दिया होता है। मतलब क्या होता है, डेटा इस तरह से होता है, रैंडमली कोई भी नंबर 5, 6, 9, 8, 12 इस तरह से नंबर दिए होते हैं। तो ऐसे केस में आपका मीन का फॉर्मूला क्या होता है? ऐसे केस में मीन का फॉर्मूला होता है आपका एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइड बाय एन। पर अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भले डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो या ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, और ग्रुप में भले कंटिन्यूस हो या डिसकंटिन्यूस हो, मीन का एक ही फॉर्मूला होता है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है वहां पर? मीन का फॉर्मूला होता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या किसी भी तरह के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई होल डिवाइड बाय समेशन एफ आई। तो ये फॉर्मूला हमें मैच करना है, कहाँ पर है? आई नहीं दिया हुआ है पर यहाँ पर दिख रहा है, ये फॉर्मूला तो होगा नहीं अपना, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। दिस इज डी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सम क्या कह रहा है? अगला सम कह रहा है समेशन x इक्वल टू 1 से लेके 20, मतलब आपके 20 ऑब्जर्वेशन है। आप मार्क कर लीजिए n इक्वल टू कितना है? 20 है। अच्छा, 1 से 20 तक जितने भी ऑब्जर्वेशन है सबको ऐड कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है 54,120 आ रहा है। बट while computing it was observed that the two entries were wrongly entered as 850 and 320 instead of 580 and 230। मतलब जब आप मीन निकाल रहे थे तो आपसे गलती हो गई। गलती क्या हो गई कि आपने 850 की जगह 580 की जगह आपने 850 लिख दिया, और 230 की जगह आपने 320 लिख दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, आपका पूरा का पूरा मीन गड़बड़ हो गया। तो अब आपको करेक्ट मीन निकालना है। देखो अब आपने 850 ले लिया 580 की जगह, या 320 ले लिया 230 की जगह, भले आपने ऑब्जर्वेशन की वैल्यू रॉन्ग लिखी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो सेम ही रहेंगे ना, मतलब एन को लेके कोई फर्क नहीं होगा। तो अब यहां पर अगर फॉर्मूला देखें, फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइड बाय एन। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो एक्स बार है, जो आपका मीन होता है, वो मीन एक्चुअली डिपेंड कितने लोगों में? मीन एक समेशन ऑफ एक्स पे डिपेंड है, एक एन पे डिपेंड है। एन तो चेंज हो नहीं रहा, मतलब पूरा का पूरा जो मीन चेंज होगा किसके ऊपर डिपेंड है? समेशन ऑफ एक्स के ऊपर डिपेंड है। अब समेशन ऑफ एक्स मुझे पता करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि गलती हुई है कंप्यूटेशन में, कंप्यूटेशन में गलती हुई है तो उसे क्या करना पड़ेगा? रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो कैसे रेक्टिफाई करेंगे? ओके, तो करेक्ट करेक्ट समेशन एक्स इक्वल टू क्या होता है? इनकरेक्ट समेशन एक्स। इनकरेक्ट समेशन एक्स प्लस करेक्ट वैल्यू माइनस इनकरेक्ट वैल्यू या रॉन्ग वैल्यू। अब क्या करते हैं? इनकरेक्ट समेशन एक्स कितना है? मेरा इनकरेक्ट समेशन कितना है? 54120 प्लस करेक्ट वैल्यू क्या है? ये मेरी करेक्ट वैल्यू कहाँ क्या है? मेरी करेक्ट वैल्यू है 580 और 230, इनको प्लस करना है, तो 580 प्लस 230 कर दिया मैंने। और इनकरेक्ट वैल्यूज क्या है मेरी? 850 और 320 माइनस कर दिया। चलो ये पूरा काम हम कर देते हैं। तो क्या करते हैं? 54120 में प्लस करते हैं हम लोग 580, फिर प्लस करते हैं कितना? 230। जो भी आंसर आया उसमें से माइनस कर देते हैं 850। उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसमें से माइनस कर देते हैं 320। तो कितना आया? 53,000
760। तो ये क्या आ गया मेरा करेक्ट समेशन एक्स। अब करेक्ट मीन निकालना है, तो करेक्ट मीन क्या आएगा भाई? करेक्ट मीन, तो शॉर्ट में लिखता हूँ करेक्ट एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाएगा? करेक्ट समेशन एक्स, करेक्ट समेशन एक्स डिवाइड बाय एन, तो उतना ही रहेगा। तो करेक्ट समेशन एक्स कितना आ गया मेरा? 53760 होल डिवाइड बाय 20। चलो डिवाइड कर देते हैं इसको 20 से, तो कितना आता है? 2688। 2688, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2688, दैट इज ए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। देन समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार। अब यहाँ पर देखो, ये समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, इसकी वैल्यू आप सीधा सीधा रट्टा मार लीजिए, इसका वैल्यू होता है 0। आपको सीधा सीधा याद रखना है 0। अब इसी के रिस्पेक्ट में कुछ वैल्यू बता देता हूँ, आपको नोट कर लेने। आपको नोट करना है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0 होता है, पर यहीं पर आपको ये भी नोट कर लेना है समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ये मिनिमम होता है। ये जो वैल्यू होती है ये क्या होती है? मिनिमम होती है। एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है, तो नोट कर लीजिए ये सारी चीजें। देन देखो सम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ सेट। अब देखो इसी का मतलब ये होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन। डेविएशन मतलब सब्सट्रैक्शन किसका? वैल्यू का। कहाँ से? मीन से। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज मिनिमम। मिनिमम कब होता है भाई? जब हम मिनिमम कब होता है? ये वैल्यू मिनिमम आती है, ओके। पर ये वैल्यू मिनिमम कब आती है? जब हम ये डेविएशन कहाँ से लेते हैं? हम जब ये डेविएशन एक्स बार से लेते हैं, ओके, एक्स बार से। और एक्स बार क्या होता है? अरिथमेटिक मीन होता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अरिथमेटिक मीन। तो सम, ये पॉइंट याद रख लीजिए, ये पॉइंट मैं हाईलाइट कर देता हूँ, जस्ट वन, ये पॉइंट मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आप इसको याद रखें। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, ये क्या मिनिमम कब होता है? मिनिमम तब होता है जब ये अरिथमेटिक मीन से लिया जाता है, ओके। तो इस बात को याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन। इफ ईच ऑफ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स विथ मीन एक्स बार, ओके, आपके पास वेरिएबल एक्स है और उसका मीन कितना? एक्स बार। अगर इसमें से x की हर वैल्यू को k से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो नया मीन क्या होगा? देखो एक बहुत इजी कंसेप्ट है और बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अगर आपके पास x ऑब्जर्वेशन है और उस x ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो x बार है, तो अगर आप x के हर ऑब्जर्वेशन में k प्लस करते हैं तो आपका जो नया मीन होगा वो क्या हो जाए? x बार प्लस k। अगर आप x के हर ऑब्जर्वेशन में से k माइनस करते हैं तो आपका जो नया मीन होगा वो क्या होगा? x बार माइनस k होगा। अगर आप x के हर ऑब्जर्वेशन को k से मल्टीप्लाई करते हैं तो नया मीन होगा वो k x बार होगा। अगर आप x के हर ऑब्जर्वेशन को k से डिवाइड करते हैं तो जो नया मीन होगा वो क्या होगा? x बार डिवाइड बाय k होगा। तो ये बात याद रख ली, आप जो काम करेंगे वही रिफ्लेक्ट किसके ऊपर करेगा? मीन के ऊपर करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है अज्यूम्ड मीन का कंसेप्ट है, ओके। अज्यूम मीन के कंसेप्ट पे हम ध्यान देते हैं। तो अज्यूम मीन का कंसेप्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी होल डिवाइड बाय समेशन एफ, ओके। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब ये एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइड बाय समेशन एफ होता है। तो यहाँ पर अज्यूम्ड मीन क्या है आपका? अज्यूम्ड मीन है 35। तो 35 प्लस समेशन एफ डी, समेशन एफ डी की वैल्यू कितनी दी है आपकी? -425 होल डिवाइड बाय समेशन एफ की वैल्यू कितनी दी है आपकी? 63। तो चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, किस तरह से दिखेगा? 35 माइनस 425 डिवाइड बाय 63। तो 35 यहाँ पर क्या करते हैं? 35 माइनस, सॉरी 35 माइनस है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लें या डिवाइड करके सॉल्व कर दें। तो क्या करता हूँ, 425 डिवाइड बाय 63 कर लेते हैं। तो कितना आता है? 6.74 आता है। तो इट इज इक्वल टू 35 माइनस 6.74 आता है।
तो 35 में से अगर मैं 6.74 माइनस कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा मेरा, 28.26 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा एक्स बार क्या आ जाता है, 28.26, इट इज़ नियर बाय इक्वल टू 28.25 ना। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये केस याद रख लीजिए, जब भी अज्यूम्ड मीन ये कंसेप्ट आएगा, देखो एक्चुअली जब हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, सारा डेटा दिया हुआ है, ओके, और अगर डेटा आपको अजीम मीन के फॉर्मेट में दिया है तो आपको अजीम मीन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वहां पर कोई ऑप्शन नहीं है। पर अगर टेबुलर डेटा दिया है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, तो आप सिंपली जो आपका फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई, या एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइड बाय, जो फॉर्मूला है वो सीधे सीधे अप्लाई कर दीजिए, नो इश्यू। पर अज्यूम्ड के फॉर्म में अगर डेटा आपको दिया है तो आपको अज्यूम्ड का फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, ओके। तो ये आप याद रखिए कि आपके अज्यूम्ड के केस में ये फॉर्मूला चलने ही वाला है। देन अब ये भी अज्यूम्ड मीन का है, पर इसको स्टेप्ड डेविएशन मेथड, थोड़ा सा एडवांस्ड है अज्यूम्ड मीन का। अब यहाँ पर फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाता है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डैश डिवाइड बाय समेशन एफ इनटू आई, इतना सा चेंज है, इनटू आई करना है और आई की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, ओके। तो सारा डेटा क्या करना है, पुटअप करना है, पुट कर लेते हैं डेटा, 500 प्लस समेशन एफ डी डैश 232 होल डिवाइड बाय समेशन एफ कितना 120 इनटू आई कितना है 1000, ओके। तो चलिए यहाँ पर पहले 232 को डिवाइड कर देते हैं 120 से, जितना भी आंसर आएगा उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आता है इट इज इक्वल टू 500 प्लस 1933.33। अच्छा, अब इसमें क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं 500, तो क्या आता है 2433। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, ओके। तो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्या कह रहा है, मीन डेली डेली सैलरी पेड टू, सॉरी पेड टू ऑल एम्प्लॉय इन सर्टेन कंपनी वॉज ₹600। अच्छा, एक कंपनी है, एक कंपनी में जो मीन डेली सैलरी है एम्प्लॉयज को दी जाती है वो 600 है। द मीन डेली सैलरी पेड टू द मेल एंड फीमेल। तो यहाँ पर देखो एक बात नोटिस करने लायक है कि एक कंपनी है, एक कंपनी में दो सेगमेंट के लोग रह रहे हैं, मतलब ये क्वेश्चन बन रहा है आपका कंबाइंड मीन का। एक कंपनी है, कंपनी में दो सेगमेंट के लोग रह रहे हैं, दो कैटेगरी के लोग रह रहे हैं। पहली कैटेगरी है मेल की और दूसरी कैटेगरी है फीमेल की, ओके। द मीन डेली सैलरीज पेड टू मेल एंड फीमेल कितना है, 620 एंड 520। मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इसको x1 बार पकड़ लूँ, मेल को x1 बार कितना है, इनकी मीन सैलरी है 620, और ये x2 बार इक्वल टू 520। द मेल टू फीमेल एम्प्लॉय रेशो इन द कंपनी, ओके, कंपनी में मेल और फीमेल के एम्प्लॉय का रेशो कितना है। अब ये कंबाइंड मीन का क्वेश्चन है, तो पहले हम फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं कि कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या है। तो कंबाइंड मीन का जो फॉर्मूला है, कंबाइंड मीन, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है कैपिटल एक्स बार इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार होल डिवाइड बाय n1 प्लस n2। तो यहाँ पर देखो, अगर तीसरा ग्रुप होता तो हम इसको एक्सटेंड कर लेते, न्यूमरेटर में लिख देते प्लस n3 इंटू x3 बार डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। तो यहाँ पर देखो जो पहला ग्रुप है, मुझे पता नहीं ना पहले ग्रुप में कितने लोग हैं, तो मैं वहाँ पर लिख देता हूँ n1 मतलब नंबर ऑफ मेल इन अ कंपनी। x1 बार कितने हैं, वो 620 लोग हैं, प्लस n2 मुझे फीमेल भी पता नहीं कितनी है,
और उनका मीन डेली सैलरी कितना है 520, डिवाइड बाय N1 प्लस N2। N1 प्लस N2 मतलब मेल और फीमेल ना, तो मेल और फीमेल कंपनी में कितने वो भी नहीं पता है, तो यहाँ पर क्या लिखता हूँ N1 प्लस N2 लिख देता हूँ। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो मेल और फीमेल ऑल एम्प्लॉयज में कौन आ गए, मेल और फीमेल सब आ गए ना, तो ऑल एम्प्लॉयज में मेल और फीमेल सब है, तो उनका जो कंबाइंड सैलरी मीन सैलरी है वो कितना है 600 है, तो ये 600 लिख दिया। अब ये N1 प्लस N2 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो 600 N1 आएगा और 600 N2 आएगा, और यहाँ पर देखिए तो 620 N1 आएगा, और ये कितना आएगा 520 N2 आएगा। अब ट्रांसफर कर लेते हैं N1 को N1 के साथ, N2 के N2 के साथ, तो 600 माइनस 520 N2 करेंगे तो कितना आएगा 80 N2 आएगा, और यहाँ पर 620 माइनस 600 करेंगे तो कितना 20 N1 आएगा। अब N1 क्या होता है नंबर ऑफ मेल, और N2 क्या होता है नंबर ऑफ फीमेल। अब आपको क्या चाहिए, इनका रेशो चाहिए, तो रेशो चाहिए तो किसका, मेल टू फीमेल, तो मेल N1 ऊपर रखते हैं, N2, अगर ये सिचुएशन करनी है तो ये 20 इधर नीचे आएगा, तो 80/20, तो कितना आएगा 4/1, दैट इज 4:1, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4:1 हो जाएगा। तो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। तो आज के सेशन में यहाँ पर स्टॉप करते हैं, अगला सेशन अगला जो पार्ट आएगा उसके अंदर और भी सेंट्रल टेंडेंसी के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द पार्ट 2। थैंक यू।